हेलो। यश। Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में थे आप लोग? No, sir. मैं नहीं था. आसिया? नो सर, मैं भी नहीं थी। ओके। मैं लास्ट क्लास में पेपर सॉल्व कराना शुरू किया था, सैम्पल पेपर। मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। एक मिनट। अगर आपको कोई डाउट पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं पेपर सॉल्व करवाता हूँ आपको। हमने कुछ यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 29 तक। स्टार्ट करें? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 30। पहले आप क्या कीजिएगा, पहले खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। सॉल्व करके मुझे आंसर सेंड कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। एंड देन अगर सॉल्व ना हो पाए तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मतलब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। Two parallel plate capacitor X and Y have same area of plate and same separation, मतलब A and D same X and Y के लिए, but dielectric constant 2 है। They are connected in series to a battery of 12 volt. The ratio of electrostatic stored energy is कितना होगा? X में एयर है एंड Y में कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये आपका X है जिसके इनसाइड एयर, ये आपका Y है जिसके इनसाइड कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम, जिससे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। अगर 12 वोल्ट बैटरी है तो बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड X इंटू वाई कितना होगा रेशियो? आसिया, क्वेश्चन समझ आया आपको? यस सर। ओके। गुड यश। देखिए आसिया, आप ऐसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर चार्ज Q, सो यहाँ पे भी चार्ज Q, दोनों के लिए चार्ज सेम सेम है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैपेसिटर में स्टोर U इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाय C। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। फर्स्ट में एयर फील्ड, तो उसके लिए कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D X के लिए। सेकंड में कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम है, सो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D, K की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू X के डबल हो जाएगी, मतलब CY इज ट्वाइस ऑफ C, CX को अगर मैं C मानूं तो दोनों कैपेसिटेंस इस तरह से रिलेटेड है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो रिवर्स होने बेस पे कितना हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। आसिया, समझ में आया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। Which among the following is not the cause of power loss in transformer?
आपने शायद पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर में 5 तरह से एनर्जी लॉस हो सकती है, तो इसमें से ऑप्शन में चेक कीजिए कि वो 5 में कौन सा ऑप्शन ये नहीं है। गुड यश, गुड आसिया। थिक वायर यूज करने के बेस पे उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए जूल्स हीटिंग इफेक्ट उसकी वैल्यू मिनिमाइज हो जाएगी, इसलिए पावर लॉस मिनिमम होगा, नहीं के बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फिक्स्ड एम्पलीट्यूड उस वोल्टेज के लिए V is connected in series with a capacitance C and electric bulb resistance R। मतलब एक कैपेसिटर एंड एक बल्ब, इसको कनेक्ट किया गया किसी AC सोर्स के साथ। कहता है कि ओमेगा अगर इंक्रीज करेगा तो बल्ब की ब्राइटनेस पे कैसे अफेक्ट करेगा, डिफाइन कीजिए। आपने इस तरह का एक क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पल में भी किया होगा। यहाँ पे सोर्स आपको वोल्टेज के टर्म में दे रखा है, तो आप चीजों को वोल्टेज के टर्म में डिफाइन कीजिए। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC मान लीजिए, वोल्टेज अक्रॉस बल्ब VB मान लीजिए। अब दोनों का सम टोटल वोल्टेज के इक्वल होगा। वोल्टेज सीरीज कॉम्बिनेशन में उस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना वोल्टेज एक्वायर्ड ज्यादा होगा। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ओमेगा इंक्रीज करने के बेस पे XC विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा वो डिक्रीज करेगा, इसलिए वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर वो डिक्रीज करेगा, इसलिए बल्ब के क्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगा, इसलिए उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। यश, समझ आया आपको? यहाँ पे ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा इंक्रीज करने के बेस पे XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करता है, क्योंकि XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा इंटू C। एंड जितना XC कम होगा वोल्टेज उतना कम होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज एक्वायर्ड उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कम तो बल्ब के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा, इसलिए उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। आपको दे रखा है अ सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर जिसके ऊपर चार्ज Q है, जो इनर वन ये, उसके बाद सराउंडेड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल शेल जिसके ऊपर माइनस चार्ज इनर सरफेस पे ऊपर। तो पूछता है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। मतलब आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एंड वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एंड डिफाइन करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। आपको प्लस Q चार्ज दे रखा है इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर पॉइंट B पे, माइनस Q चार्ज दे रखा है इस C वाले प्लेट के ऊपर, बस इतना है। एंड ये दोनों स्फेरिकल कंडक्टर हैं। तो पहली बात पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट A पे, तो बोलिएगा कंडक्टर के लिए सारे चार्जेस बाउंड्री पे रिसाइड करते होते हैं, इसलिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी।
अगर बी पॉइंट के लिए कैलकुलेट कीजिएगा तो बी के सरफेस पे पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्रेजेंट है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू बाई सेपरेशन आर। सी पॉइंट के लिए कैलकुलेट कीजिएगा तो सी पॉइंट के सरफेस पे अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिएगा तो उसके इनसाइड एक 2R पॉजिटिव होगा चार्ज ना? और बी तक का डिस्टेंस सिर्फ आर है, सेंटर ए है, ओके ए से बी सर। तक का डिस्टेंस आर है। उसी तरह अगर आपको सी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो कोई गॉसियन सरफेस वहां पे ड्रॉ कर दीजिए, उसके इनसाइड चेक कीजिए। जैसे मैंने कोई गॉसियन सरफेस अगर यहाँ ड्रॉ किया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, तो उसके इनसाइड टोटल चार्ज इनक्लोज्ड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू जीरो हो जाएगा, इसीलिए वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी उस पर भी जीरो एंड पॉइंट डी उस पर भी जीरो। तो ये हो गया फील्ड कैसे कैसे वेरी कर रहा है ए बी सी डी पे, हमने कैलकुलेट कर लिया। उसी तरह आप पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे एंड डी पॉइंट पे। पहली बात, अगर मैं पोटेंशियल ए पॉइंट पे कैलकुलेट करूं तो उसकी वजह से पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से एग्जिस्ट करेगा? तो आप बोलिएगा चार्ज जो बी पॉइंट प्रेजेंट है वो भी अपने इनसाइड पोटेंशियल जनरेट करता है, चार्ज जो सी पॉइंट पे है उसकी वजह से भी इनसाइड पोटेंशियल एग्जिस्ट करती है। तो उन दोनों पोटेंशियल को सम अप कर दीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसके हिसाब से रिजल्टेंट कुछ वैल्यू आएगी। एक बार कोशिश कीजिए। ओके, पोटेंशियल सॉल्व किया या डायरेक्टली ऑप्शन देख के आपको बी ऑप्शन दिख रहा है इसलिए आपने सही कर दिया? सर किया था। किया था, आंसर आया था। ओके, वैसे आंसर सही है। मैं सॉल्व करूं? देखिए, अगर मुझे ए पॉइंट पे कैलकुलेट करना है विच इज सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटालिक बॉडी, तो जितना उसके सरफेस पे होगा उतना ही उसके इनसाइड। तो सरफेस पे होता है मेरे पास के क्यू बाय रेडियस, तो उतना ही उसके इनसाइड भी होगा सेंटर तक। सी पॉइंट का पोटेंशियल जितना उसके सरफेस पे उतना ही उसके इनसाइड, तो हो जाएगा माइनस क्यू बाय रेडियस 2r। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो उसकी वैल्यू प्लस के बाय के क्यूब बाय 2r आ जाएगा। उसी तरह बी वाले पॉइंट पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सी वाले पॉइंट पे भी, डी वाले पॉइंट पे भी एंड सो ऑन। तो इसमें सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन 4 करेक्ट आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। सर हम्म, सर बट वीए और वीबी पे तो एग्जैक्ट सेम वैल्यू होगी ना पोटेंशियल की? एक मिनट, इस वाले क्वेश्चन में? यस सर, ए और बी पे सेम पोटेंशियल होगा ना? हाँ, सेम ही आएगी। बी पे भी उतनी आएगी जितना ए पे है, क्योंकि सरफेस है उसका। तो के क्यू बाय आर माइनस ऑफ के क्यू बाय 2r। अगर मैं सी पॉइंट पे कैलकुलेट करता हूँ, सी पॉइंट पे कैलकुलेट करता हूँ पोटेंशियल, तो सर बी जीरो। के आउटसाइड है, बी के आउटसाइड है तो उसका डिस्टेंस 2r हो जाएगा एंड उसके लिए हो जाएगा के क्यू बाय 2r, तो ये जीरो।
अगर मुझे डी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस 3r हो जाएगा, तो हो जाएगा KQ/3r, और इसके लिए भी हो जाएगा KQ/3r। तो इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, और इन दोनों की वैल्यू सेम सेम हो जाएगी, KQ/2r, इसकी वैल्यू भी KQ/2r। तो पोटेंशियल ए एंड बी दोनों पे इक्वल आ रहा है। उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बोलिएगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, इसीलिए। यस सर। ओके। मंतशा, इलेक्ट्रिक फील्ड डी पॉइंट पे 0 इसलिए है क्योंकि आप वहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिएगा तो उसके इनसाइड एक नेगेटिव चार्ज कंटेन है और एक पॉजिटिव चार्ज कंटेन है, दोनों का सम 0 हो जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट डी पे एंड पॉइंट सी पे 0 हो जाएगी। आया समझ? Yes. ओके। क्वेश्चन नंबर 34। A battery is connected to a conductor of non-uniform cross-sectional area. The quantity or quantities which will remain constant is, ये NCERT में क्वेश्चन है। तो वो वाईफाई के डिस्कनेक्शन की वजह से ऐसा हो गया। ओके, सॉल्व किया आपने 34th Yes, sir. आंसर? D. गुड। यश, समझ आया? सर बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों वेरी करेगा? मेरे पास यहाँ पे चीजें नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के बेस पे वहां पे चीजें वेरी करेंगी। अब इस चीज को इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे आपने क्लास 11 पढ़ा था, फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ा था किसी ट्यूब में। यस सर, पढ़ा था। उस चीज को रिलेट करते हैं दोनों चीज को। तो जो चीज वहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है वही चीज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहां पे जो लिक्विड फ्लो करती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यहाँ पे करंट को डिफाइन करता है। तो हम वहां पे पढ़ते थे कि अगर वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर दीजिए तो वेलोसिटी फास्ट होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर दिए तो वेलोसिटी स्लो होती है, बट जो नेट फ्लो ऑफ लिक्विड होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। सेम उसी तरह यहाँ पे बिहेव करता है, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो हमेशा कांस्टेंट होता है, बाकी सारी चीजें पैरामीटर क्या करती हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करती जाती हैं।
अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो तब। आई बात समझ? Yes, sir. Next, question number 35. Three resistors having R1, R2, R3 are connected in series to the battery. Suppose R1 carries 2 ampere current, R2 has resistance 3 ohm, and R3 dissipates 6 watt power. Then the voltage across R3 is. Okay. R1 के पास 2 एम्पियर करंट है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा तीनों के लिए। इसके बेस पे सॉल्व कर लीजिए। R2 के पास रेजिस्टेंस 3 ओम है, R3 के पास पावर डिसिपेटेड 6 watt है। Then voltage across R3 is power is equals to V into I। उसके बेस पे पावर वोल्टेज सॉल्व हो जाएगा। Good Asya, good Yash। Power is equals to voltage into current, voltage is equals to power by current, तो हो जाएगा 3 volt। Option third। Question number 36। Good Mantasha। A straight line plot showing the terminal potential of a cell as a function of current. The internal resistance of the cell according to this particular graph कितना होगा? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V is equals to minus of IR plus E। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉटेड है, वो
सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन? Yes, sir. आंसर? Sir, A. A. Okay, good. Next, question number 37. A 10-meter long wire of uniform cross-section and 20 ohm resistance is used in a potentiometer wire. The wire is connected in series with a battery of 5 volt along with external resistance of 480 ohm. If unknown cell EMF E is balanced at 6 meter watt, then the value of unknown EMF is. सॉल्व कीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कीजिए, बैलेंसिंग लेंथ आपको दे रखा है, पुट कीजिए। सर एक बार 36 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये आपका y mx प्लस c, तो यहाँ पे m स्लोप किसको डिफाइन कर रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस को। स्लोप कैलकुलेट करते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? 5.6, बेस कितना है? 2, so r will be equals to tan theta is equals to 5.6 divided by 2, so ये आ जाएगा आपका 2.8 ओम। आया समझ अंतशा? यस सर। Okay. Question number 37. देखिए इसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल्स टू EMF टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, दैट इज AB। अगर आपने इस वायर को A एंड B मान लिया तो डिवाइड बाय R0 प्लस RAB होल मल्टीप्लाइड बाय LAB। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायरेक्ट रिलेशन है। E0 वोल्टेज ऑफ द सोर्स, तो यहाँ पे 5 दे रखा है। RAB रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर, दोनों को सम कीजिए 500, लेंथ ऑफ वायर 10 मीटर, सो 0 and 0 will cancel out, ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल आउट इन 100 टाइम, मतलब 1/100। EMF इज इक्वल्स टू होता है K टाइम्स ऑफ X। K की वैल्यू आपको दे रखा है 1/100, X दे रखा है 6, तो हो जाएगा 0.06 वोल्ट। सर मैंने कुछ गलत किया? सर RAB 20 20 होना चाहिए। RAB की वैल्यू 20 दे रखी है, ओके, सो यहाँ पे 22 हो जाएगा, से हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 0.12 वोल्ट। ओके, ये फॉर्मूला आप लोगों ने अप्लाई किया? यस सर। ओके, मंतशा समझ आया आपको?
Yes, sir, कर रही हूँ. ओके, इस फॉर्मूला को अगर याद रखते हैं तो इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन पूछ चुका है अभी सैम्पल पर, अलग अलग देखिएगा तो कहता है कि बैलेंसिंग लेंथ को शिफ्ट करना है राइट या लेफ्ट, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस पे क्या अफेक्ट पड़ना चाहिए. तो आर नॉट की वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं के की वैल्यू चेंज करने के लिए, ताकि उसका बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट किया जाए टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट. इसलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. Current sensitivity of a galvanometer increases by 20% if its resistance also increases by 25%. Find voltage sensitivity. कुछ रिलेशन याद है इसका? Voltage sensitivity equals to current sensitivity divided by resistance of galvanometer. कुछ ऐसा रिलेशन होता है. तो ये आप इनिशियल कंडीशन मान लीजिए. अब बोला कि करंट सेंसिटिविटी 20% इंक्रीज कर गई. 20% इंक्रीज करना मतलब 1 plus 1 by 5, that is 6 by 5. The new current sensitivity is 6 by 5. Resistance increase किया 25%, means 1 plus 1 by 4. So 5 by 4 times G. So ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 25 by 20 CS by G. ये हो गया आपका न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी. दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100, रिलेशन आ जाएगा. So percentage change is initial value minus final value, क्योंकि फाइनल की वैल्यू छोटी है, डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100. Good, Yash.
मंतशा ये समझ आया आपको? Yes, sir. ओके, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो Vs की वैल्यू Vs V dash S की वैल्यू 25/24, सो ये हो जाएगा 1 minus 24/25 डिवाइड बाय 1 into 100, सो ये आ जाएगा 1/25 into 100 which means 4%. अब देखिए फाइनल V dash जो वोल्सन सेंसिटिविटी है वो इनिशियल से छोटी है, मतलब डिक्रीजेस बाय 4%. ऑप्शन 4. आसिया समझ आया आपको? Yes, sir. Okay. Next, question number 39. 3 long parallel straight current carrying wire A, B, C kept at equal distance as shown in the figure. The wire C experiences net force F. The net force on C when the current in A is reversed will be. तो अभी इस सिचुएशन में नेट फोर्स कितना है पहले वो कैलकुलेट कर लीजिए, फिर सिर्फ ए को रिवर्स करने के बेस पे कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों के बीच में रिलेशन कैलकुलेट हो जाएगा. यश एक बार आंसर चेक कीजिए, शायद ये ना हो. इस तरह आपने 3 वायर मान लिया. सी वाले पे फोर्स चेक करना है, सारे पैरेलल हैं तो ट्रैक्शन होगा, तो सी पे नेट फोर्स ए की वजह से एंड सी पे नेट फोर्स बी की वजह से. फोर्स ड्यू टू ए म्यू नॉट I1 I2, सो हो जाएगा 2I स्क्वायर डिवाइड बाई सेपरेशन 2D 2πD, तो 2 and 2 कैंसिल आउट, तो सिंपली इतनी आगे वैल्यू. फोर्स पी के लिए कैलकुलेट करते हैं तो म्यू नॉट I स्क्वायर बाई सिंपली 2πD, यहाँ पे 2π2D, इसलिए इस टर्म एंड इस टर्म दोनों की वैल्यू सेम आई, तो नेट फोर्स F एंड F हो गया दोनों को ऐड करने के बेस पे. अगर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट लिया, मतलब सी के ए के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तब क्या होगा? ए अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में फोर्स, तभी हो जाएगा 2 times of म्यू नॉट I बाय 2π times 2D, 2 and 2 कैंसिल आउट. राइट साइड में बी की वजह से सेम ही डायरेक्शन में फोर्स म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2πD, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए वैल्यू 0 हो जाएगी. इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. मंतशा समझ आया आपको? Yes, sir. आसिया कोई डाउट? No, sir. Okay. Question number 40. In a hydrogen atom, the electron revolves around orbit of 0.5 angstrom, making 10 revolutions per second. The magnetic moment associated with the orbital motion of electron will be.
आपको रेडियस पता है एंड ओमेगा पता है. आपने पढ़ा होगा 4th चैप्टर में मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. अप्लाई कीजिए फॉर्मूला एंड सिंप्लीफाई कर लीजिए. फॉर्मूला याद है या मैं बताऊं? So m is equals to IA. ये तो होता है, लेकिन करंट कैरिंग बार यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे चार्ज रोटेट कर रहा है Sir, उसके E बेस. omega r square by 2. गुड. ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज EV/r/2 लिख सकते हैं. अगर V इज इक्वल टू आर ओमेगा तो हो जाएगा E ओमेगा r²/2. आपको E पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओमेगा पता है, R पता है. यहाँ पे ओमेगा कितना हो सकता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 10 दे रखा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, 10 रेवोल्यूशन में 10 पाई पर सेकेंड, मतलब 20 पाई. E is charge of electron 1.6 10 to the power minus 19. Omega is 2 pi into 10. So 20 pi, pi की value 3.14 into 2, 6.28 into 10. R square is 0.5 उसका square angstrom में 10 to the power minus 10. So 0.25 into 10 to the power minus 20 divided by 2. इसका आंसर आ जाएगा 1.256, क्योंकि 25 into 16 400 and 400 into 3.14 12.56. तो इसलिए ऑप्शन 2 उसके टर्म में आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट. हाँ बोलो. लिख लो. यहाँ तक किसी को डाउट? Sir, 10 raised to the power minus 20 क्यों किया? क्या है बुझा? क्योंकि यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा 10 to the power minus 10, उसका स्क्वायर, इसलिए 10 to the power minus 20. आपको रेडियस दे रखा है ना 0.5 एंगस्ट्रॉम, इसलिए. Okay, sir. एक मिनट रुको. आसिया को डाउट? No, sir. Okay. Next, question number 41. Air-cooled solenoid of length 30 centimeter, area of cross-section 25 centimeters square, number of turns 800, carries a current of 2.5 ampere. The current is suddenly switched off in a brief time of 10 to the power minus 3 seconds. Then the average EMF across the end. जब switch off करते हैं तो कितना होगा? लेंज लॉ अप्लाई कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है आपको.
यश सॉल्व हुआ? हो रहा है सर। ओके फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला होता है NBA, N as it is, magnetic field due to solenoid, mu naught N by L into I into A. So flux changing by time taken is equals to N mu naught N by L into delta I into A. आपको सारी वैल्यूज गिवन है, डिवाइड बाय डेल्टा टी पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इन 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स 800 स्क्वायर, चेन करंट इज 2.5 and area is 25 into 10⁻⁻⁴, whole divided by length 0.3 meter and time taken is 10⁻⁻3। सॉल्व हो जाएगा। Okay, next question number 42. Sinusoidal voltage of peak value 283, मतलब आपको ये V नॉट दे रखा है, फ्रीक्वेंसी पता है आपको, किसी LCR सर्किट में L, R and C की वैल्यू दे रखी है। So power dissipation at resonance condition, resonance condition में Z R के इक्वल होता है, तो उस कंडीशन में आपको पता है पावर लॉस कितना होता है। फॉर्मूला पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। पावर का नॉर्मल फॉर्मूला होता है VRMS IRMS इंटू cos phi। इसको लिख सकते हैं VRMS I is equals to V by Z, cos phi is R by Z। VRMS को पीक वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए, V नॉट बाई √2 का स्क्वायर आ जाएगा, V नॉट बाई 2। R एंड Z आपस में इक्वल है, तो ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली R। अब आपको पता है सब कुछ। मंदशा, ये समझ आया आपको? Yes, sir. आसिया, कोई डाउट? सर R is equals to Z होगा तो cos phi हमारा 0 नहीं हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 1 होगा। अच्छा, cos phi is R by Z, R एंड Z दोनों इक्वल हो गया, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। Z की वैल्यू मैंने R पुट कर दी।
ओके सर। अब आपको पीक वैल्यू दे रखा है 283 इंटू 283 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 6। तो अराउंड आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। गुड मंतशा, गुड यश। Okay, next question number 43. A circular loop of radius 3.3 centimeter lies parallel to the bigger circular loop of radius 20 centimeter. दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब एक सर्कुलर लूप इस तरह से है एंड एक सर्कुलर लूप इस तरह से है। The center of smaller is on the axis of bigger loop. The distance between the center is 15 centimeter. If current of 2 ampere flows through a smaller loop, then the flux linked with bigger loop is, इसके थ्रू कोई 3 एम्पियर का करंट फ्लो किया तो बिगर लूप में कितना फ्लक्स जनरेट करेगा। तो स्मॉलर लूप को आप सोर्स मान लीजिए, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 15 सेंटीमीटर पे कितना होगा वो कैलकुलेट कर लीजिए, एरिया ऑफ बिगर लूप से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फ्लक्स आ जाएगा। Magnetic field due to circular loop along its axis is K I 2 pi r square by x square plus r square to the power 3. Okay, ये क्वेश्चन समझ आ गया तो 43। तो अगर आपके पास टाइम हो और कैलकुलेशन करने के लिए काफी वक्त हो तब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, नहीं तो काफी सारी चीजें इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो इसको करने की वजह से आप बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा, तो इसको लास्ट में करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको टाइम भी मैनेज करना आना चाहिए, कम टाइम में ज्यादा स्कोर करना चाहिए। तो इसको शुरू में मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44।
ओके, एल का फॉर्मूला होता है मेरे पास म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। एन को डबल कर दिया गया तो 4 टाइम्स, एल को डबल कर दिया गया 2 टाइम्स, 4/2 2, इसीलिए मेरे पास डबल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, असर्शन रीजन, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी, अलग अलग टर्म के बेस पे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 45, आपको असर्शन दे रखा है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अ मीटर वी मस्ट कनेक्ट अ सुटेबल हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज टू इट, and the ammeter with increase in range should have high resistance। देखिए एक टर्म याद रखिएगा, अमीटर के लिए फॉर्मूला होता है IG इंटू जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो जितना I की वैल्यू को बढ़ाना होगा, मतलब I इज रेंज ऑफ अमीटर, तो ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो S की वैल्यू उतना कम करना पड़ता है। तो जितना शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, रेंज ऑफ अमीटर उतना ज्यादा होगा। या बोल सकते हैं रेंज ऑफ अमीटर जितना कम करना है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट इन केस ऑफ वोल्ट मीटर V इज इक्वल्स टू IG इंटू जी प्लस आर एल। यहाँ पे VG नहीं होता, V होता है। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर लोड रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जितना लार्ज रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है, उतना लार्ज वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए इन सीरीज। तो यहाँ पे वोल्टेज रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड रेजिस्टर। अब इसके हिसाब से बोलूंगा, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर वी मस्ट कनेक्ट अ सुटेबल हाई रेजिस्टेंस। पहले हाई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, एंड इट शुड बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला असर्शन गलत है। दूसरा, द एमीटर विद इंक्रीज रेंज शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, ये भी गलत। फिर ऐसा ऑप्शन है दोनों गलत हो। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4। यश, समझ आया आपको? Yes, sir. मंतशा? Yes, sir. ओके, तो ये दो रिलेशन याद रखिएगा। जैसे कई जगह आप क्वेश्चन ये भी देखे होगा कि मिली एमीटर एंड माइक्रो एमीटर दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो आप इस रेंज के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह बोलेगा मिली वोल्ट एंड माइक्रो वोल्ट किस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इसके बेस पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों रिलेशन याद रखिएगा। एंड एक चीज और, हम जब कैलकुलेट करते हैं IG, कभी कभी आपको दे रखा होता है नंबर ऑफ टर्न्स के बेस पे, तो IG इज इक्वल टू होता है मेरे पास नंबर ऑफ डिवीजन उस पर्टिकुलर गैलोनोमीटर में डिवाइड बाय करंट सेंसिटिविटी। इसी तरह एक अनदर टर्म होता है VG। VG इज इक्वल टू होता है मेरे पास नंबर ऑफ डिवीजन डिवाइड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी। फिर इसको नंबर, वोल्टेज सेंसिटिविटी को लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय गैलोमीटर, और इसी टर्म को हम कुछ नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं IG, तो इसको लिख सकते हैं IG इंटू जी। तो जानबूझ के आपको क्वेश्चन VG के टर्म में गिवन होगा और आपको बोलेगा IG कैलकुलेट करके बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए, तो ये दो रिलेशंस याद रखिएगा। या कई जगह आपको नंबर ऑफ डिवीजन के टर्म में क्वेश्चन गिवन होंगे। आसिया, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. Okay. Next is question number 46. जरा सोचिए इसको, क्या है क्वेश्चन?
आसिया आपने सेकेंड स्टेटमेंट सही से नहीं पढ़ा। इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज उल्टा मूव करता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। गुड यश। सर तो फिर सी होगा। मंतशा आपको समझ आया? Yes, sir. ओके। Question number 47. A magnetic needle free to rotate in a vertical plane orient itself with its axis vertical at pole of the earth. At the pole of earth, horizontal component of earth magnetic field will be 0. क्या होना चाहिए ऑप्शन? Good, Yash. अर्थ मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा होगा एंगल ऑफ टिप 90 डिग्री पोल पे एंड एंगल ऑफ टिप 0 डिग्री इक्वेटर पे, इसलिए यहाँ पे बी वर्टिकल एग्जिस्ट करता है, बी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे बी वर्टिकल 0 होता है एंड यहाँ पे बी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो अगर मैं किसी कंपास नीडल को इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टली प्लेस करता हूँ तो हॉरिजॉन्टली अपने एक्सिस के अलॉन्ग अलाइन कर लेता है क्योंकि वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। बट अगर इक्वेटर पे वर्टिकली अगर अलाइन कीजिएगा तो वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट कर सकता है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। सेम उसी तरह पोल पे उसका उल्टा, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं एंड एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट। मंतशा समझ आया आपको? Yes, sir. आसिया कोई डाउट? नो सर। Question number 48. Proton, electron have same momentum, enter a magnetic field in a direction right angle to its line of force. मतलब magnetic field के perpendicular, इसलिए path circular होगा। आसिया आपने स्टेटमेंट सही से नहीं पढ़ा, फिर से पढ़ लीजिए। सर मास तो सेम होता है दोनों का। मास सेम होता है। प्रोटॉन इज 1837 times massive as compared to electron. मास सेम कहाँ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एक दूसरे के कंपैरेबल होता है, बट इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में वो बहुत ज्यादा मैसिव होता है। एंड दूसरा आपको दे रखा है मोमेंटम सेम है दोनों का, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। मोमेंटम सेम है तो qb पे डिपेंड करेगा, दोनों का चार्ज सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम, इसलिए सेम रेडियस होगा। एंड इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम है,
बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मास के टर्म में रिलेटेड है प्रोटॉन से, ये इस पर्टिकुलर रेडियस को इक्वल करने का कॉन्सिक्वेंस नहीं है। यहाँ पे चार्ज दोनों का इक्वल है, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 2 विल बी मोर करेक्ट एज कंपेयर टू 1। यश बस बोल सकते हैं। So the masses are Yes, sir, different, got so it. their radius should be different. लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ना मोमेंटम सेम है, मास टाइम्स वेलोसिटी, मोमेंटम वो सेम दे रखा है दोनों का। Okay, sir. आपको इस रेडियस के लिए क्या क्या चीज चाहिए? mv बाई क्यूबी, mv मोमेंटम वो सेम दे रखा है, क्यूबी चाहिए, चार्ज दोनों पार्टिकल के लिए सेम होता है, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए रेडियस सेम होने के लिए, ना कि उसका मास डिफरेंट होने के बेस पे, क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। On increasing the current sensitivity of a galvanometer by increasing number of turns may not necessarily increase its voltage sensitivity. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सही स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। गुड यश। Current sensitivity is amount of angle deflected per unit current, तो इसलिए इसको याद रखते हैं। बैंक बी चेंज नहीं कर सकता, एरिया चेंज नहीं कर सकता, के चेंज नहीं कर सकता, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर रहे हैं। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू बाय रेजिस्टेंस। जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उतना ही इंक्रीज करता है, इसलिए दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं कर सकती, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होना चाहिए। मंतशा समझ आया? Yes, sir. ये कई सारे सैंपल में मैंने देखा है क्वेश्चन। आसिया कोई डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट सेक्शन सी। A small object which large with a charge q and mass mg is attached to one end of a string of length L attached to a station support. The system is placed in uniform external electric field E as shown in the figure. In the presence of field, the string makes an angle theta with vertical. The sign and charge q is इलेक्ट्रिक फील्ड के टूवर्ड्स जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर यहाँ पे फोर्सेस का डायरेक्शन ड्रॉ कर दीजिए, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। इस लाइन को अगर एक्सटेंड कर दीजिए, सो ये एंगल थीटा, इस थीटा के लिए बेस और ये परपेंडिकुलर, सो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहां से आप Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यश समझ आया आपको? QE वो टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए Q की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। एंड किसी एंगल पे इंक्लाइंड है वर्टिकल के साथ थीटा, तो इस थीटा के एडजेसेंट mg परपेंडिकुलर QE। सो यहाँ से अगर Q कैलकुलेट करूंगा तो हो जाएगा mg tan थीटा बाय E, मतलब ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। यश ऐसा ही है? Yes, sir.
Mantasha, कोई doubt? No, sir. Next, question number 51. A free electron and free proton are placed between two oppositely charged plates. Both are closer to the positive plate than the negative plate. एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट के नजदीक यहाँ पे प्लेस्ड है, तो कौन सा स्टेटमेंट इन दोनों के लिए सही होगा? The force on proton is greater than force on electron. Force is equals to होता है charge times electric field. In between plates of two capacitor या in between two plates electric field constant होती है. Charge electron and proton उसका magnitude same होता है, इसलिए force same होगा. Next, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? यश, सर सेम होगी। पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। पोटेंशियल एनर्जी बीइंग स्केलर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी उसके साइन पे फर्क पड़ता है उसका। यस सर। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके लिए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन उसके लिए पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसके हिसाब से ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। फोर्थ। आसिया समझ आया? यस सर। ओके, खत्म नहीं हुआ अभी तक? ओके, इस ट्रांसफॉर्मर के बेस पे कुछ क्वेश्चन है। Which of the following statement is true related to transformer? Energy is created when transformer steps up the voltage. The transformer is designed to convert AC voltage to DC voltage. A step-up transformer increases power for transmission. Step-down transformer decreases AC voltage. कौन सा statement सही है? Good, Yash. पहली बार ट्रांसफॉर्मर डीसी सोर्स पे वैलिड नहीं होता, तो वो सारी चीजें एसी में ही कन्वर्जन करता है। एसी टू एसी, फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर, तो डीसी का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 2 नहीं हो सकता। एनर्जी वहां पे क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट पे नहीं होना। स्टेपर ट्रांसफॉर्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में पावर इक्वल भी हो सकता है या उसके एफिशिएंसी के बेस पे डिफरेंट भी हो सकता है, बट इंक्रीज नहीं करता, लॉस करने के बेस पे डिक्रीज कर सकता है। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, क्योंकि स्टेप डाउन वोल्टेज को डिक्रीज कराता है, करंट को इंक्रीज कराता है। मंतशा समझ आया आपको? Yes, sir. Question number 53. If secondary coil has greater number of turns than primary, means NS is greater than NP, तो voltage of secondary बड़ा होगा voltage of primary से, but current उल्टा होता है। K की वैल्यू greater than 1 और इसको स्टेप अप बोलेंगे। ये 4-5 कंडीशंस हो सकती हैं। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ही ऑप्शन सही है, गुड। Question number 54. We need to step up voltage for power transmission.
पावर ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज हाई होनी चाहिए क्योंकि हाई वोल्टेज पे पावर लॉस मिनिमम होता है। गुड यश। मंतशा 54 का क्या होना चाहिए? आसिया देखिए मैंने कहा स्टेप अप करते हैं ताकि वोल्टेज को हाई करें। वोल्टेज हाई होगा तो करंट लो होगा, सो आई स्क्वायर आर वो भी वैल्यू लो हो जाएगी, इसलिए पावर लॉस मिनिमम होता है। तो फोर्थ नहीं हो सकता क्योंकि उसने कहा पावर वोल्टेज डिक्रीज करता है, वोल्टेज डिक्रीज नहीं करता, वोल्टेज इंक्रीज करता है। पावर लॉस मिनिमम होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। गुड मंतशा। एंड लास्ट, a power transmission line feeds input power at 2300 volt to a step-down transformer with primary windings having 400 turns. The number of turns in the secondary in order to get output of power at इतना, मतलब आपको इनपुट वोल्टेज दे रखा है, आउटपुट वोल्टेज दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है। गुड यश। Vs by Vp is equals to Ns by Np. Ns कैलकुलेट कर लीजिए। सर हाँ बोलिए। सर ट्रांसमिशन की ड्यूरिंग हम p स्क्वायर r लॉसेस कंसीडर क्यों नहीं करते? V स्क्वायर बाई आर, ये यस सर। ये मेरे पास देखो, मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू बहुत हाई हो गई, ठीक है। मेरे पास जो लॉस ऑफ करंट होता है, मतलब जो पावर का लॉस होता है वो आई स्क्वायर आर होता है। वोल्टेज हाई करने के बेस पे करंट लो हो जाती है, इसलिए पावर इतना हो जाता है, इसलिए लॉस इतना होता है। तुम्हारा क्वेश्चन है वोल्टेज के टर्म में क्यों नहीं लेते, ये क्वेश्चन है। यस सर। आप इसके टर्म में भी लीजिएगा तभी भी आंसर सेम ही आएगा। बोले क्यों? वी स्क्वायर बाई आर करने की वजह से रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो उसकी वजह से ओवरऑल जो फ्रैक्शन होता है वो इस पर्टिकुलर टर्म के इक्विवेलेंट ही रहता है, ठीक है। इस टर्म में कन्वर्ट करने का या देखने का तरीका सिर्फ इतना होता है कि वोल्टेज हाई कर रहे हैं तो करंट लो हो रहा है, लो करंट के बेस पे ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा वो लो हो जाता है। इसीलिए आप दोनों तरह से देख सकते हैं, दोनों में सेम ही टर्म रिलेट हो सकता है। जैसे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ये कहता कि वोल्टेज हाई है तब पावर का लॉस रिड्यूस हो रहा है, तब वो भी ऑप्शन सही होता। आई बात समझ? यस सर। या करंट लो है उसके बेस पे पावर लो है, तब वो भी ऑप्शन सही है। इसलिए दोनों में ज्यादा पे उस करंट कौन सा दिख रहा है? ऊपर वाला, इसीलिए करेक्ट लिखा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे कन्वर्जन ही तो है एक दूसरे पे, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी। यस सर। सर और मेरा वो कैपेसिटर के रिगार्डिंग कुछ डाउट था। पूछो। सर अगर वो सर दो केसेस बनते हैं ना, जब हम बैटरी डिस्कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं और बैटरी कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, सर तो उनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए अगर मेरे पास सिंपल इस तरह से पैरेलल प्लेट है, इसमें सारी चीजें चार्ज Q नॉट है, वोल्टेज V नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, फोर्स F नॉट है, पोटेंशियल एनर्जी U नॉट है, कैपेसिटेंस C नॉट है। अभी कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं की गई है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया गया एंड ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, डिस्कनेक्टेड विद द बैटरी है, तब देखो इसके प्लेट के ऊपर जो चार्ज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए चार्ज कांस्टेंट रहता है। बट मीडियम चेंज कर गया, वैक्यूम से अब कोई डिफरेंट मीडियम आ गया,
तो डिफरेंट मीडियम के डायलेक्ट्रिक होने की वजह से वो उस मीडियम में फॉर्मेशन ऑफ फील्ड को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से वोल्टेज k टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स डिक्रीज, एंड इन दोनों के बेस पे फोर्स k टाइम्स डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी k टाइम्स डिक्रीज, कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज। ऐसा होता है। ये समझ आया? यस सर। बट अगर मैं कनेक्टेड टू बैटरी रखूं एंड देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करूं, तो कनेक्टेड टू बैटरी रखने पे बैटरी प्रोवाइड्स कांस्टेंट वोल्टेज टू दिस पर्टिकुलर प्लेट। कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट करने के लिए चूंकि हम मीडियम इंसर्ट करते हैं, तो मीडियम की वजह से k टाइम्स फैक्टर डिक्रीज करना चाहिए एप्सिलॉन नॉट के बेस पे। तो उस डिक्रीज को कंपनसेट करने के लिए बैटरी क्या करता है, उसके प्लेट के चार्ज को k टाइम्स बढ़ा देता है, ताकि ओवरऑल फील्ड एंड पोटेंशियल कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। इसलिए यहाँ पे चार्ज k टाइम्स बढ़ जाता है, पोटेंशियल v होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, एंड बाकी सारी चीजें k टाइम्स बढ़ जाती है। फोर्स k टाइम्स बढ़ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी k टाइम्स, एंड कैपेसिटेंस k टाइम्स। है समझ? यस सर। तो ये होता है मेरे पास डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड ये कनेक्टेड टू बैटरी। अभी एक सैंपल में क्वेश्चन था इसका उल्टा। उसने कहा कि एक बैटरी से चार्ज किया गया, देन कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया गया एंड बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। मतलब अभी उसका पोटेंशियल V था, जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब रिमूव आउट कर दिया गया, तो निकाल दिया गया, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, k टाइम्स बढ़ जाएगा उसका। है समझ? यस सर। तो इस तरह से आप दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा एंड देखिएगा कि कनेक्शन के बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है, पहले डाला है, उसके हिसाब से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। सर और अगर हम कनेक्टेड डिस्कनेक्ट करके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस को चेंज, प्लेट के डिस्टेंस को चेंज करने के बेस पे कैपेसिटेंस चेंज कर जाता है, एप्सिलॉन नॉट A by D। इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। वोल्टेज चेंज कर सकता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D, इस तरह से चेंज करता है। तो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? सर तो इस पे भी फर्क पड़ेगा कि सोर्स कनेक्ट। नहीं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है? सर अगर हम प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को अल्टर करें तो क्या क्या सेम रहता है और क्या क्या चेंज होता प्लेट के डिस्टेंस को अगर मैं सेपरेट आउट करूं, बैटरी कनेक्टेड एंड बैटरी डिस्कनेक्टेड, उसके बेस्ड पे। है? यस सर, यस। ओके, देखो, अगर बैटरी कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड होगा तो उसके बेस पे चार्ज की वैल्यू उसके हिसाब से चेंज करती जाएगी। यस मंतशा? ओके, चार्ज उसके प्लेट के ऊपर जो डेवलप कर रहा है, वो एक बार डेवलप कर चुका है तो वो उसके डिस्टेंस पे अफेक्ट नहीं करता। आई बात समझ? तो डिस्टेंस पे अफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज चेंज कर सकता है क्योंकि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। आई बात समझ? एंड वोल्टेज के चेंज करने के बेस पे कैपेसिटेंस चेंज करता है। आई बात समझ? यस सर। तो इसके अकॉर्डिंग हम रिलेट कर सकते हैं चीजों को। तो वो क्वेश्चन कैसे गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। ओके सर। और कोई डाउट? नो सर। ओके, सो आप इतना पढ़िए, ठीक है? अगर कोई डाउट हो तो फिर आप मुझसे